नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और अब मेडिकल होने जा रहा है। तो मेडिकल से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहे हैं, उन सभी डाउट्स का आंसर लेने के लिए आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर उपस्थित तस्लीम भाई के पास में, जो कि 2013 बैच के आरक्षक हैं। चलिए जानते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके और हमारे मन में हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई का नाम जानते हैं, भैया का जो सर हमारे हैं उनका नाम जानते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? शेख तस्नीम कौसर। मैं 2013 बैच का आरक्षक हूँ। आरक्षक बैच नंबर मेरा 985 है और 2013 से ही मैं रतलाम में पदस्थ हूँ। थैंक यू सर। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जो आपके और हमारे सारे लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनकी स्टार्ट करते हैं। जैसे मेडिकल जो स्टार्ट होने वाला है, तो मेडिकल जैसे हमारा होगा, जितने भी आरक्षक हैं हमारे दोस्त, उनका मेडिकल हो जाने के बाद में कितने दिनों के बाद में उनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाएंगे? लगभग वैसे तो 15 से 30 दिन का समय लगता है। 15 से 30 दिन के बीच में ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है। जैसे दोस्तों आपको हमने पूछा सर से ज्वाइनिंग के बारे में पूछा है, तो कम से कम आपको जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होते हैं सभी स्टूडेंट्स के, उसके बाद में 15 से 30 दिन का जो समय लगेगा, लगभग 15 से 20 दिन अभी मेडिकल चलेंगे। उसके बाद में जो 1 महीने का समय रहेगा उसके बीच में आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेनिंग में जो समय रहता है, वो ट्रेनिंग का लगभग कितना समय लग जाएगा पूरी ट्रेनिंग होने में सर? लगभग 11 से 12 माह। अच्छा, 11 माह का समय लग जाएगा पूरी ट्रेनिंग के। सर, ट्रेनिंग के दौरान क्या अपने छुट्टी ले सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, या नहीं मिलती? विशेष कारण हो, कोई विशेष इमरजेंसी हो अच्छा घर में, तभी, अन्यथा वो छुट्टी देने में। अच्छा, अगर मतलब शादी ब्याह मौत मरण वगैरह वाला मामला हो गया है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी, अन्यथा आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है छुट्टी मिलने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा सर, केवल ट्रेनिंग में केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ ही होती हैं या फिर पढ़ाई भी करवाते हैं वहाँ पे कुछ? पुलिस वाले, जैसे हम पुलिस में भी अंदर ही गए हैं, जैसे पुलिस के लिए हम एलिजिबल हुए हैं, तो हमको पुलिस वाला कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा, वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाएगी या कुछ? बिल्कुल, वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है और पढ़ाई भी होती है। जी। इंडोर आउटडोर की एक फिक्स टाइमिंग है, दोनों तरह की क्लासें होती है। अच्छा। आउटडोर के लिए सुबह 6 बजे ग्राउंड पर बुला लेते हैं। ग्राउंड पर पहले पीटी होती है, उसके बाद परेड की प्रैक्टिस होती है, साथ में राइफल की भी शिस्त लेना और सारी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए कुछ समय दिया जाता है, लगभग 25 से 30 मिनट। उसके बाद फिर से इंडोर के लिए जो क्लासें नियमित होती है उनके लिए बच्चों को बुला लिया जाता है। ये लगभग दिन में 1 से 1.5 बजे तक चलती है और उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। अच्छा। इसी तरह से लंच के बाद 1 घंटे बाद, लगभग 2:30 से 3 बजे बाद फिर से सेम एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पहले पीटी होती है, फिर परेड होती है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया, हमें सुबह उठने से पीटी से लेके आपका जो दिनचर्या स्टार्ट होगी, दिन में फिर आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, फिर बीच में लंच ब्रेक मिलेगा आपको, और उसके बाद में वापस आपको पीटी करवाई जाएगी। अच्छा सर, इतना थक जाने के बाद में क्या किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए समय मिल सकता है या नहीं? मतलब अगर आगे और बढ़ना चाहे, जैसे अभी आरक्षक बने हैं तो प्रधान आरक्षक या सब इंस्पेक्टर के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, तो क्या ट्रेनिंग के दौरान वो समय मिल पाता है उनको कि वो पढ़ाई कर सके? वो बच्चे पे डिपेंड होगा, उसके अंदर कितनी एनर्जी बच रही है इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद। अगर वो एनर्जेटिक है तो पढ़ सकता है, बिल्कुल रात को समय मिलता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेनिंग में इतना थक जाते हैं और नई जगह होती है, जिस कारण से मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हो पाते। अच्छा, मतलब आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। सर बता रहे हैं कि अगर आप में इतनी प्रेरणा है, अगर आप इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि दिन भर की इतनी एक्टिविटी के बाद में भी आप इतना रखते हैं, अपने जुनून रखते हैं कि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही बोलना चाहते हैं सर? हाँ, अगर आप में एनर्जी है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। सर सॉरी, लेकिन पूछना चाहूँगा, क्या आप पढ़ पा रहे थे? हाँ। एक तो क्या होता है कि नई जगह होती है, नया रूटीन होता है,
तो थोड़ा सा उससे भी सामंजस्य बनाना होता है, उससे कठिनाई तो आती है, लेकिन जिस बंदे में अगर पूरी एनर्जी होती है और उसके सामने एम होता है तो वो कर लेता है। सर वहाँ पर जो मतलब जो भी स्टाफ रहता है वो बिल्कुल फेमिलियर रहता है, या फिर मतलब अपने को ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जाके कि कहाँ गए, फंस गए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, तो क्या इतना डिफिकल्ट होता है ट्रेनिंग के बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं? हाँ बिल्कुल, शुरुआत जो होती है, ट्रेनिंग सेंटर आखिर ट्रेनिंग सेंटर होता है, जितना अनुशासन वहाँ होता है पूरी नौकरी में उतना अनुशासन नहीं दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बंदा जाता है अपनी आज़ादी वाली लाइफ से एकदम अनुशासित लाइफ में आता है, तो कठिनाई तो आती है उसके सामने, और उसी से कई बच्चे परेशान होकर ट्रेनिंग से वापस भी होते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि ट्रेनिंग में मजदूरों की तरह काम भी करवाया जाता है, मतलब घास कटवाई जाती है, पानी भरवाया जाता है, तो क्या सर इन सारी चीज़ों का सामना आपने भी किया है? ये पार्ट है पुलिस का, और पुलिस के शुरुआती काम में ये सारी चीज़ें होती है, अपना परिसर होता है, अपना ग्राउंड होता है, तो वहाँ पे काम भी अपने को ही करना पड़ता है, और यही चीज़ें सिखाई जाती है कि सीमित संसाधनों के साथ नौकरी को चलाए रखना है। अच्छा सर, जैसे हम जैसे सोने वगैरह का, जो खाना वगैरह का रहता है, तो खाने वगैरह का सिस्टम क्या रहता है? जैसे हमको तनख्वाह स्टार्ट मिलना हो जाती है, या तनख्वाह ट्रेनिंग के बाद में मिलना स्टार्ट होती है? और अगर हमको तनख्वाह मिलती भी है तो कितना तनख्वाह मिलेगा? जैसे उसमें TADA वगैरह मिलता है, तो क्या वो TADA मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, कि बेसिक सैलरी ही मिल पाती है अपने को वहाँ पे उस समय? हमारे टाइम तो जिस दिन हम पहले दिन से लगे थे उसी दिन से तनख्वाह चालू हो गई थी हमारी। यहाँ कुछ फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी जितना जल्दी अगर कंप्लीट कर लेते हैं उतनी जल्दी हमें तनख्वाह मिलना शुरू होती है। लेकिन अभी वर्तमान में सैलरी में हमें 70% से शुरू होना है। अच्छा, हमें पूरी तनख्वाह नहीं मिल पाएगी 70% के बाद। जो आपका स्टार्टिंग का 2 से 3 साल का प्रोबेबली टाइम पीरियड रहता है, उसके दौरान आपको जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 70% ही देने का प्रावधान कर दिया है सरकार ने, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ये 70% भी लगभग 16, 17, 18 हज़ार के आसपास में हो जाएगा, जहाँ तक अभी हमें नॉलेज में 10% की बढ़ोतरी है। हर साल आपके जब जैसे ही आप नौकरी पे लगेंगे, फर्स्ट दिन जैसे सर जैसे ट्रेनिंग के अपना ना फर्स्ट दिन स्टार्ट किया, फर्स्ट दिन अपने ट्रेनिंग से पहुंचे, तो उसी दिन से अपना दिन गिनाना स्टार्ट हो जाते हैं सर? हाँ नहीं, हमने अगर पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग ली ना, उस दिन से ही हमें तनख्वाह भी शुरू होगी। ट्रेनिंग से इसका तनख्वाह का ताल्लुकात नहीं है, अगर ट्रेनिंग नहीं भी की ना तब भी तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, ठीक है सर। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं सर से। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताइए, क्या घुड़सवारी वगैरह ऐसा कुछ करवाते हैं, स्विमिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है सर वहाँ पे? हाँ, घुड़सवारी तो नॉर्मली अब बची नहीं है, तो इसलिए वो तो नहीं होती है, लेकिन हाँ वैसे भी अब हम कहाँ मुगल वाले हैं जो हमको तलवारें लेके लड़ने जाना है वहाँ पे। सही है। हाँ, लेकिन वहाँ पर ड्राइवरी की प्रैक्टिस होती है, उसके अलावा हमें राइफ़ल की प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, हाँ ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या सर हमको गन चलाने को मिलेगी? तो सर गन के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, गन के बारे में बताइए कितनी तरीके की गन चलाने को मिलती है, और कैसा क्या फील होता है जब अपने फर्स्ट बार गन चलाते हैं? एक आम स्टूडेंट जो होता है जब पहली बार गन चलाता है तो किस तरह का महसूस करता है सर? हाँ, ये एक फीलिंग जब हम ट्रेनिंग में होते हैं वो फीलिंग ही अलग होती है, क्योंकि नॉर्मली हमने मूवी या इन्हीं चीज़ों में देखा होता है। हम सिंघम बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शुरुआत में जब परेड की प्रैक्टिस होती है ना, तो हमें डमी राइफ़ल दी जाती है। डमी राइफ़ल से हमें राइफ़ल की मजबूती और उसकी शिस्त की चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग 2 हिस्सों में होती है, 2 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में उसकी एग्ज़ाम भी होती है, हमें राइफ़ल चलाने का मौका। अगर हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे अब वहाँ पे हमारा स्कूलिंग चल रहा है, जो भी हमें पढ़ाया जाएगा IPC CRPC वगैरह के बारे में, उसके बाद जो अगर हमारा एग्ज़ाम होता है और हमें उस एग्ज़ाम में अगर हम मान लो फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फेल हो जाते हैं तो फिर अगली बार अगले स्टूडेंट के साथ फिर से हमें वो जो विषय रुक गए हैं उनकी एग्जाम देना होता है। अच्छा, ये सेमेस्टर सिस्टम जैसा है, जैसे आपका एक सेमेस्टर में बैक लग गया है तो उसी सेमेस्टर को आपको अगले साल फिर से निकालना पड़ेगा, सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, यही रहता है। और लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना होता है। जब अगली बैच मान लीजिए कि आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए, तो आपके लिए अलग से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। अगली बैच की जब एग्ज़ाम होगी ना, उस समय पे ही आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है सर। जैसा कि हमने जाना, जितने भी आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते थे उन सारे क्वेश्चंस की जानने की कोशिश की है हमने सर से। और इसके बाद में
जो मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन हैं उन मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ टेस्ट होगी, क्या आपके गुप्तांगों का भी टेस्ट किया जाएगा, अगर आपके टैटू वगैरह बने हुए हैं तो उस टैटू वगैरह का कोई इशू रहेगा, किसी की हाइट कम है या किसी की हाइट ज़्यादा है, या किस वर्ग को ST SC वर्ग को OBC वर्ग के लिए क्या हाइट चेस्ट नापने का प्रावधान किया गया है, क्या ब्लड टेस्ट भी होगा, क्या यूरिन टेस्ट भी होगा, सर किसी के नोक नहीं है तो वो क्या कर सकता है, या फ्लैट फुट है तो क्या कर सकता है। आइए सिलसिलेवार जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जानते हैं अपने सबसे पहले क्या क्या मेज़रमेंट होंगे जब आप मेडिकल में जाएंगे। तो जो मेडिकल होता है, जैसे स्टूडेंट्स का आया है तो रतलाम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है कि अलग अलग ज़िला जो आया है, तो क्या पुलिस लाइन में मेडिकल होता है या फिर ज़िला अस्पताल में जाके अपने को मेडिकल करवाया जाएगा सर? सबसे पहले SP ऑफिस से जो लेटर जारी होते हैं तो पुलिस लाइन के अंदर जो भी अभ्यर्थी है वो इकट्ठे होते हैं और पुलिस लाइन से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो जिला अस्पताल ले जाते हैं और मेडिकल के जो टेस्ट होते हैं जिला अस्पताल के अंदर। हाँ, तो दोस्तों जो भी आपको जिला मिला है, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है, उस डिस्ट्रिक्ट के SP ऑफिस में आपको पहले इकट्ठा होना होगा और एकत्रित होने के बाद में वहाँ से आपको पुलिस अधिकारी अपने साथ में वहाँ के जिला अस्पताल लेकर जाएंगे जिस ज़िले में आपका मेडिकल होना है। ठीक है सर, अपने जैसे ही जिला अस्पताल में पहुँचते हैं तो कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना रहता है या फिर डायरेक्ट अपना मेडिकल स्टार्ट हो जाता है सर? हमें जो लेटर दिया जाता है मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग के लिए, उस लेटर को लेके जब हम आते हैं तो यहाँ दिखाने के बाद हमारा नाम नोट किया जाता है। उसके बाद ही एक जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, वो साथ में ले जाते हैं और बारी बारी से सभी का फिर मेडिकल टेस्ट। अच्छा, एक एक करके आप सभी का मेडिकल होगा। सर सबसे पहले मेडिकल में क्या नापा जाता है? जैसे सबसे पहले अगर अपने ले लें तो क्या नापा जाएगा अपना? सबसे पहले तो हाइट का रहता है, और हाइट भी कैटेगरी वाइज जनरल SC OBC की जो हाइट होती है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके नीचे अगर है तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से ST के लिए 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ये पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए इस कैटेगरी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 155 सेंटीमीटर, ये सारी महिलाओं के लिए, SC OBC ST सभी के लिए 155। जैसा कि सर बता रहे हैं कि जब सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी, जैसे ही आप जिला अस्पताल में जाते हैं सबसे पहले एक एक करके आप सभी की हाइट नापी जाएगी और हाइट में सबसे पहले SC OBC और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो हाइट का मेजरमेंट है वो 168 सेंटीमीटर होगा। और जो आपके ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर का जो होगा आपका मेजरमेंट किया जाएगा। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 155 सेंटीमीटर ST OBC और जनरल, और ST के लिए भी ये 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है, ऐसा सर बता रहे हैं। सर मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद में जैसे अपनी हाइट हो जाती है तो उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? हाइट के बाद फिर चेस्ट देखा जाता है। चेस्ट में भी सेम कैटेगरी SC OBC और जनरल के लिए जो चेस्ट का एक नॉर्मल नाप बगैर फुलाए जो होता है ना 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और फुलाने में 5 सेंटीमीटर ऊपर होना, मतलब 81 से 86 नॉर्मल मांगा जाता है। इसी तरह से ST के लिए इसमें भी थोड़ी छूट है। ST में 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना अनिवार्य है और 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है, तो 76 से 81 SC के लिए हो जाता है। ठीक है, ये पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए इस कैटेगरी में टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको जैसे कि सर बता रहे हैं कि ST OBC और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपका जो चेस्ट का माप होता है वो आपका 81 से लेके 86 होता है, और मिनिमम सर बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर तो आपका फुलना ही चाहिए। मैंने जो बताया ये जिला बल के लिए, जिला बल और SF दो अलग अलग इकाई है, तो SF के लिए भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है ना। ये जिला बल का था, और SF में जो होता है वो 68 से थोड़ा नीचे और 67 78 से 83 जो बताया गया है, 78 से लेके 83 के बीच में ये SF के लिए हैं। स्पेशल आर्म फोर्स जो होती है उसमें थोड़ा रियायत दी, रियायत होती है, उसमें थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का रियायत दी गई है।
ठीक है। और सर ने एक बात और इम्पोर्टेंट बताई है कि जो भी महिला कैंडिडेट हैं उन महिला कैंडिडेटों के लिए चेस्ट मेजरमेंट का कोई भी ऐसा इशू नहीं रहता है, उनका चेस्ट नहीं नापा जाता है सर, ऐसे ही बोलते हैं? हाँ बिल्कुल जी सर, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। उसके बाद में शारीरिक विकृतियाँ होती है जो सर, जैसे हाथ वगैरह है, पाँव वगैरह टेढ़े मेढ़े, तो उसमें क्या क्या नापा जाता है सर? पाँव में जैसे ये जो घुटने होते हैं अपने, वो नोकनी बोलते हैं, ये टच नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद अपने पैर के नीचे का जो पंजा होता है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये उसमें जो गैप है ना वो बनना चाहिए। ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि आप अगर नॉर्मल स्थिति में पाँव को पास में करके खड़े होते हैं तो आपके जो घुटने हैं वो घुटने टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब आप खड़े होते हैं तो आपके नीचे वाला जो साइड है वहाँ पे थोड़ा सा गैप बनना चाहिए। अगर गैप नहीं बनता है तो वो आपका फ्लैट फुट होता है ना। हालांकि दिन इतने नहीं बचे हैं, अगर आपका क्लियर हो गया है तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में आप इतनी ज़्यादा जल्दी तैयारी नहीं कर सकते हैं। जी सर, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और ये नेचुरली भी होता है, थोड़ा सा नेचुरली होता है ये, ठीक है। अगर आपको ऐसा है तो आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट कर पाएँ। इसके बाद में सर क्या होता है? इसके बाद आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट एक आँख के लिए मिनिमम 6x6 होता है और एक आँख के लिए 6x9, ये अनिवार्य है। इससे ऊपर अगर हुआ है तो अभ्यर्थी को परेशानी आ सकती है। साथ में कलर ब्लाइंड भी चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में बहुत सारा इशू रहता है सर, रेड और ग्रीन नहीं दिखता है उसमें। तो इन दोनों में जो रहता है आई टेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो आंखें ही होती है वो आंखें मतलब सब तरफ रखना पड़ती है पुलिस वाले को, है ना। तो जो आंखें हैं उसकी आप एक आइस आपकी 6x6 होना चाहिए और एक आपकी 6x9 होना चाहिए, सर ये बता रहे हैं। और सर ये भी बता रहे हैं आपको कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आपको रेड और ग्रीन कलर जो प्रॉपर है वो दिखने चाहिए। वहां पर आपको एक डायरी दी जाएगी, उस डायरी के अंदर आपको कलर्स दिखाए जाएंगे, नंबर्स पूछे जाएंगे, तो वो नंबर आपको दिखने चाहिए। ठीक है सर, यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़। सर बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा भी है कि उन्होंने टैटू बनवा रखे हैं, तो टैटू का कोई इशू रहता है, या फिर बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हमको नंगा कर दिया जाएगा वहाँ पे सबके सामने, क्या हमारे गुप्तांगों का जो टेस्ट होगा, ऐसा कुछ होता है क्या सर? वैसे तो नॉर्मली पुलिस विभाग में गुप्तांगों का कोई टेस्ट नहीं होता है, और टैटू में भी थोड़ी रियायत है। आर्मी की बनिस्बत पुलिस में इस चीज़ के लिए ढक जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपके गुप्तांगों का टेस्ट किया जाएगा, तो सर बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है वहाँ पर। और सर ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके छोटा मोटा कोई टैटू है तो उस टैटू से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर इसके अलावा जैसे हम सुनने में आ रहा है कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ होता है ना, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी, ये सारी चीज़ें होगी। मेडिकल बोर्ड के सामने फिर ये रिपोर्ट पेश होगी, और उसके बाद ही मेडिकल फिट है अनफिट है ये चीज़ें शो होगी। अच्छा, इतने जितने भी आपको सर ने बताए हैं, जितने भी मेजरमेंट होने हैं, जैसे आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, उसके अलावा आपके जो शारीरिक विकृता हो गई, जैसे नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, आई टेस्ट हो गया, और ब्लड और यूरिन टेस्ट, इन सब से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ पर एक मेडिकल टीम रहेगी। वो मेडिकल टीम आपको जब फिट घोषित कर देती है, तो फिट घोषित करने के बाद में ही आप बिल्कुल पूरी तरीके से, आप मान लीजिए आप मिठाई बांट दीजिए फिर, हालांकि आप लोगों ने मिठाई बांट दी होगी, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आप पुलिस बनने के लिए तैयार हैं, और कम से कम आपको 30 से 45 दिन का जो समय लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन में भी जो समय लगता है, आपका जैसे ही मेडिकल होगा, उस मेडिकल के दौरान आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होना लग जाएगा, है ना। तो उस पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपको 30 से 45 दिन मिलेंगे, 30 से 40 दिन मिलेंगे। चाहे तो आप इन दिनों को एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, या फिर अपना थोड़ा ध्यान रखिए, जैसा भी हो, जिस तरीके से आप बिताना चाहते हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित रखिए। सर और कुछ बोलना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ट्रेनिंग के बाद में, जो नॉर्मल जो लाइफ होती है एक पुलिस की। हालांकि देखा है हमने कि कोई छुट्टी नहीं होती है पुलिस के लिए, होली, ईद, दिवाली, पड़वी, ये सारी चीज़ें नहीं मना सकते हैं। तो कैसे क्या रहता है सर आने वाला जो जीवन रहता है? बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि क्या यार कहाँ आ गया मैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो जिनका मेडिकल टेस्ट होना है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो चीज़ें अपने हाथ में, कम से कम उनकी तो वो तैयारी बढ़ा ले। जैसे कि अगर सीना किसी का 81 नहीं हो रहा है या 74 नहीं हो रहा है, तो 4-6 सेंटीमीटर बढ़ाना
कोई कठिन काम नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, डिप्स लगाइए, आपका सीना आ जाएगा नॉर्मली। सांस लेके रोकने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस दिन थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपना सीना फुला लूँगा। बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना, नर्वस में आपका सीना बैठ जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ें अपने हाथ में, नेचुरली चीज़ें जिसमें हमारा बस नहीं, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हाथ में उसमें अपन कोशिश कर सकते हैं। हाँ, सर का कुल मिला के कहना है कि आप मतलब बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ ना करें। आप जो वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे पुलिस बनाने के लिए वो बैठे हुए हैं, ना कि आपको पुलिस से निकालने के लिए। वो जितने भी डॉक्टर्स वगैरह बैठे रहेंगे या जो पुलिस स्टाफ आपके साथ में जाएगा, तो वो आपका सिलेक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि आपको वहाँ से हटाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, वहाँ पे जाइएगा तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से जाइएगा। और जो आप कर सकते हैं, आपके पास में 2, 4, 8 दिन का समय है। अगर आपका चेस्ट कम पड़ रहा है तो चेस्ट के लिए सर ने बताया कि आप डिस्क लगा सकते हैं। सर ऐसा भी होता है कि क्या हम ज़्यादा खाना खा के चले जाते हैं तो हमारा चेस्ट नहीं फूल पाता है, और बहुत सारे ऐसा भी एडवाइस दे रहे हैं कि हम बिना खाना खा के जाएं तो उससे चेस्ट फुलाने में कुछ ऐसा रियायत मिल सकती है, ऐसा कुछ है? नहीं, बस पॉजिटिव रहे, एनर्जेटिक रहे, और सीने से पेट का कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। तो सीने से कोई पेट का कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने कहाँ पे सुन लिया था, इसलिए मैंने सर से पूछ लिया है। तो खाना खा के जाए, बाकी ऐसा दबा के ना खा ले कि फिर आपको बिल्कुल वहाँ पे जीव घबराने लग गया। ऐसा हो सकता है आपको पूरा दिन वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है, दिन से रात भी हो सकती है। तो थोड़ा आप सहज रहें, फल फ्रूट वगैरह खाएँ, तेल वगैरह वाली चीज़ ना खाएँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर और कुछ कहना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए? बस बढ़िया, जिसने तैयारी की है और जो आज इस स्थिति में है कि हमें मेडिकल टेस्ट देना है, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। अच्छे से मेडिकल टेस्ट दें और पुलिस विभाग में आकर सेवा प्रदान करें। पुलिस विभाग में भी कई चीज़ें हवा बनी हुई, तकलीफ़ें तो है, लेकिन इतनी भी तकलीफ़ें नहीं है कि हमें उन तकलीफ़ों से पार नहीं पा सकते हैं। हम जैसे जैसे उस मन के साथ अगर आएंगे ना, तो छोटी मोटी तकलीफ़ें नहीं लगेगी। हम धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग परेड का अगर समय बिताया, उसके बाद हम पुलिस लाइन में आए और हमारी थाने पे पोस्टिंग हो गई, तो थाने पे हम 1 साल 1.5 साल के अंदर फिर एक रूटीन रम जाता है। उसके बाद हम पुलिस विभाग की जो नौकरी, एक जो विभाग हमसे चाहता है ना, उस नौकरी के लिए हम पर्याप्त समय भी देते हैं और मेंटली रूप से हम हमारे परिवार को भी मैनेज करना सीख जाते हैं। तो तकलीफ़ें तो रहती है, ये बात सही है कि हमें संडे नहीं है, हमें नॉर्मल त्योहारों में छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी रहती है। 61 छुट्टी का प्रावधान है, वो समय समय पे हम आवेदन करके ले सकते हैं। अच्छा, सर ने ये बहुत अच्छी बात बता दी है कि नॉर्मल छुट्टी नहीं मिल पाती है आपको, लेकिन 1 साल में लगभग आप 2 महीने की छुट्टी मना सकते हैं, मतलब 61 दिन की छुट्टी मना सकते हैं। तो हो सकता है कि आप 1 महीने 2 महीने में आप थोड़ा 10-15 दिन का रेस्ट ले लीजिए। हालांकि जो पुलिस विभाग का जो समय रहता है उसको 24/7 काम करने के लिए कहा जाता है। अगर आप 24/7 काम कर सकते हैं तो ही पुलिस विभाग में जाइएगा, ऐसा भैया कहना चाह रहे हैं, सर कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? बस बाकी शुभकामनाएं मेरी, और अच्छे से तैयारी करें। जो रह गए हैं, जो अभी कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश में रहे, क्योंकि फिर से वैकेंसी सामने है। आगे फिर से अगर कोई कमी रह गई तो उस कमी पर काम करके आप भी अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है सर, तस्नीम सर का हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम जायसवाल शिवांश स्टडी की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी सबकी मनोकामनाएं हैं कि आपका मेडिकल अच्छा हो और आप जल्द से जल्द पुलिस विभाग में, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जाएं और भैया की तरह आप भी अच्छा काम करें और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।